ओके ठीक है। तो बच्चे हम जो आज पेपर कर रहे हैं दैट इज़ मई जून 2019 पेपर 11 है। ठीक है, हम इसकी वर्किंग इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद द वेरी इजी क्वेश्चन जो फ्रैक्शंस का है। तो जब भी फ्रैक्शन में ऐड का होगा तो आप एलसीएम लोगे एंड एलसीएम ऑफ 9 and 5 इज़ 45। तो आपने मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया और इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया। अब 4 times 5 इज़ 20 प्लस 2 times 9 इज़ 18 और आपका एलसीएम नीचे बन जाएगा 45। द आंसर विल बी 38/45 और यही सिंप्लीफाइड आंसर है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 38/45। ठीक है, देन ऑन वी बिगिन विद 1b जिसमें आपको बॉड में सप्लाई करना है, मतलब ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और फिर हम सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि देयर इज़ नो ब्रैकेट तो ब्रैकेट को मैं स्किप करके हम डिवाइड की पोजीशन में पहुँचेंगे। तो 1 प्लस आप 0.6 डिवाइड बाय 0.02। जो ईजीएस्ट में आप डेसिमल को डिवाइड कर सकते हो दैट इज़ मेकिंग द होल नंबर। तो आपने होल नंबर बनाने के लिए इसको 2 फॉरवर्ड कर दिया, तो आप इसको भी 2 फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, सो दिस विल बी आपका 1 प्लस 60/2। तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 2 1 टाइम्स 2 30 टाइम्स। तो ये 1 प्लस 30 विल बी 31। Moving forward, in the grids below the number in each square is the sum of the two numbers immediately below it। अब आपको यहाँ पे बताया हुआ कि there is a game जिसमें आप 7 और 14 को ऐड कर दोगे तो ये आपके पास अपर वाला नंबर बन जाएगा। इसी तरह आप 2 और 5 को ऐड कर दोगे तो ये इससे ऊपर वाला नंबर बन जाएगा। दिस इज़ द ट्रिक। ठीक है, अब हो ये रहा है कि यू हैव टू कंप्लीट द 2 ग्रिड्स, मतलब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दोगे तो ये आपके पास ऊपर वाला नंबर बन जाएगा। -3 एंड -4 बिकम्स -7। तो आपके पास पहला ये बॉक्स फिल आपने कर दिया -7। फिर यहाँ पर आपने ये करना है कि ये दोनों नंबर्स ऐड करते हैं तो आपके पास ये ऊपर वाला नंबर बन जाता है 3.04। नाउ यू डू नॉट हैव दिस नंबर, अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करते तो ये नंबर बनता आपके पास 3.04। तो आप क्या कर दोगे, आप इनडायरेक्टली 3.04 में से 0.63 माइनस कर दोगे। नाउ हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट ऑफ 3.04 आपने लिखा माइनस 0.63। ठीक है, जब हम माइनस या ऐड करते हैं तो हमेशा डेसिमल्स एक ही सीक्वेंस में एक नीचे आ जाता है। ठीक है, मतलब कि यू हैव टू राइट ऑल द डेसिमल्स इन वन लाइन। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों में ख्याल रखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो इफ़ यू कट डाउन दिस 2, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 104। ठीक है, 104 माइनस 63 इज़ आपके पास बन जाएगा 41 और 2 माइनस 0 इज़ 2। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 2.41। ये आपके बॉक्स पे आउट हो गया एज 2.41। ठीक है, अब इसी तरह सिमिलरली अगर आपके पास ये दो नंबर्स होते हैं फॉर एग्जांपल y, ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास 0.63 बचता। ठीक है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप 0.63 में से उसी तरह जैसे अभी हमने किया यू हैव टू रिवर्स वर्क इट, मतलब कि आपको माइनस कर देना है और आपने माइनस करने के लिए वही ट्रिक यूज़ की कि डेसिमल डेसिमल के नीचे हो। 63 और 55 का डिफरेंस जो है वो 8 होता है। आप यहाँ पर लिख दोगे 8 और आंसर आ जाएगा आपका 0.08। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर है राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर नंबर्स को देखें तो दो नंबर्स ऑलरेडी यहाँ पर होल नंबर्स में 4 भी है और दूसरा एक डेसिमल है 4.5। नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट कि √17 जो है इट इज़ क्लोज टू √16। ठीक है, तो √16 अगर होता तो वो एग्जैक्टली 4 बन जाता। ठीक है, मगर ये थोड़ा सा लार्जर है √17, तो दिस विल बी अराउंड, हम इसको समवॉट ले लेते हैं 4.1, अज्यूम कर लें 4.1। ठीक है, और क्यूब रूट 64 अगर होता, ठीक है, इफ़ वी हैड क्यूब रूट 64 तो वो इक्वल्स टू 4 होता है। अब ये अगर क्यूब रूट 63 है तो दैट मीन्स दिस विल बी स्मॉलर देन दिस, अज्यूम कर लें 3.95 है। ठीक है, अब मैं इसको अगर सबसे पहले हमें करना है रैंक ऑर्डर, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है अमंग ऑल ऑफ दिस इज़ दिस वन, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो जो स्मॉलेस्ट है आप उसको लिख देंगे यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, आपको ओरिजिनल फॉर्म ही लिखनी होती है इसकी। तो दिस इज़ क्यूब रूट 63, फिर इससे लार्जर इज़ दिस वन। ठीक है, दिस इज़ आपके पास 4।
ठीक है, आपने दोनों को ये कर दिया. आफ्टर दिस यू हैव अंडर रूट 70 एंड फाइनली यू हैव 4.5. तो आपको रैंक ऑर्डर के हिसाब से इनको सीक्वेंस करना था. अगर इसमें दो ठीक होंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर ऑल 4 ऑफ देम आर राइट तो फिर आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, परसेंटेज में कन्वर्ट करना. किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो. तो इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आपके 2 डेसिमल क्या हो जाएंगे, आगे मूव कर देंगे. सो दिस विल बिकम आपका 9%. परसेंटेज का ऑलरेडी साइन वहाँ पर लिखा हुआ है, सो यू ओनली हैव टू राइट 9. ठीक है. 75% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. सो आई एम राइटिंग मल्टीप्लाई. अब देखो, कभी भी परसेंटेज जो है वो मल्टीप्लाई विदाउट कैलकुलेटर अगर करना हो तो परसेंटेज, अभी मैंने बताया था ऊपर कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, तो यू हैव टू डिवाइड बाय 100 ताकि परसेंटेजेस फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए. और मल्टीप्लाई बाय ये क्या होगा, 3/4. ठीक है. इफ़ वी कंसिडर दिस कि ये 25 के टेबल में अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लूँ तो 25 के टेबल में ये 4 टाइम्स है और ये 25 के टेबल में 3 टाइम्स है. सो दिस मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 3/3 एंड 4/4. हमेशा फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है. सो दिस विल बिकम आपका 9/16. 9/16. देन ऑनवर्ड अब एक क्वेश्चन आ रहा है जो डिटेल है. अ ग्लास ऑफ ड्रिंक इज़ मेड बाय एडिंग वाटर टू 20 ml ऑफ ऑरेंज जूस. अब इसमें 2 बातें की हैं उसने. पहली चीज़ ये कि वाटर जो है वो ऑरेंज जूस में ऐड अप हो रहा है. ठीक है. तो ये आपका जो बन रहा है वो ग्लास ऑफ ड्रिंक है. हम इन चीज़ों को हाईलाइट कर लेते हैं बिकॉज दे आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि ये ड्रिंक बन कैसा रहा है. ठीक है. सो दिस ड्रिंक कंसिस्ट ऑफ वाटर प्लस ऑरेंज जूस. अब यहाँ पे लिखा हुआ है एना इज़ मेकिंग अ ग्लास ऑफ दिस ड्रिंक. शी यूजेज़ 9 ml ऑफ वाटर फॉर एवरी 1 ml ऑफ ऑरेंज जूस. अब आपको लिखा हुआ है कि इसने 9 ml जो है और वाटर को यूज़ किया है फॉर 1 ml ऑफ ऑरेंज जूस. और इसने ऊपर अभी बताया था कि इसने 20 ml यूज़ करना है. ठीक है. टू मेक अ ग्लास ऑफ ड्रिंक. अब ये कह रहे हैं, ये ऐना कह रही है कि 9 ml जो है फॉर ऑफ वाटर यूज़ कर रही है फॉर एवरी 1 ml ऑफ ऑरेंज जूस. सो दैट मीन्स कि अगर ये 1 ml ऑफ ऑरेंज जूस की जगह अगर 20 ml यूज़ करेगी फॉर मेकिंग दिस ग्लास तो इसको वाटर के भी 20 टाइम्स क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी. ठीक है. दैट मीन्स कि आपके पास वाटर प्लस ऑरेंज जूस जो है, ठीक है, वो अगर हम कंसिडर करें यहाँ पे, और वाटर प्लस ऑरेंज जूस ये मिला के क्या बन रहा है, ये ग्लास ऑफ ड्रिंक बन रही है. ठीक है. सो इफ़ शी इज़ एडिंग 20 ml ऑफ ऑरेंज जूस तो उसको 9 टाइम्स 20 इसको वाटर को ऐड करना पड़ेगा. सो दिस मीन्स कि 180 प्लस 20 द आंसर विल बी 200 ml ऑफ वाटर शी हैज़ टू यूज़. को 200 ml वाटर यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. आई रिपीट कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज जूस है. ठीक है. और यहाँ पर है वाटर. अगर ये इस यहाँ पे इन्होंने रेशो दिया हुआ है कि फॉर एवरी 1 ml ऑफ ऑरेंज जूस, ये ml है. ठीक है. शी हैज़ टू यूज़ 9 ml ऑफ वाटर. तो मैंने इस तरह यहाँ से डिसाइड किया कि एक ग्लास के लिए 20 ml चाहिए तो हाउ मच वाटर विल शी रिक्वायर. तो मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. सो आई गेट टू नो कि 1x इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स 20. ये अगर किसी को समझ नहीं आया कि वाटर किस तरह मैंने यहाँ पे निकाला है तो दिस इज़ हाउ वी हैव फिगर आउट वाटर. ठीक है. अब आगे इसके पहुँचते हैं. अच्छा, ml आगे ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है तो यू डू नॉट नीड टू पुट ml. ठीक है. तारिक हैज़ अ बॉटल ऑफ कंटेनिंग 2 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस. अब ये जो चीज़ देखने की है दैट इज़ के इसमें जो क्वांटिटी दी हुई है सिर्फ ऑरेंज जूस की दी हुई है. ठीक है. He uses all of the orange juice to make glass of this drink. Work out the number of glasses that he makes. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें फाइंड करना है. यहाँ पर आ रहा है आपके पास ग्लास और यहाँ पे आ रहा है ऑरेंज जूस. ठीक है. तो 1 ग्लास रिक्वायर्स 20 ml ऑफ ऑरेंज जूस. अभी हमने ऊपर देखा था. ठीक है. 2 लीटर्स का मतलब होता है 2000 ml. ठीक है. 1 लीटर कंसिस्ट 1000 ml. सो 2000 ml आपके पास ऑरेंज जूस है. हाउ मेनी ग्लासेस कैन वी मेक. तो ये वही रेशो वाला सिस्टम है. यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. और उससे डिड्यूस करना है. सो इफ़ वी मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 2000 इज़ इक्वल्स टू 20x और 2000 डिवाइडेड बाई 20 विल बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ग्लासेस.
So if we cut out 0 with 0, ठीक है, 2 1 times and 2 100 times. So there will be 100 glasses of orange juice from 2 liters of orange juice. ठीक है, moving forward. This is a topic indices और इसमें ये हाफ पावर दी गई. याद रखें जब भी डेसिमल जो फ्रैक्शन पावर हो तो जो भी डिनोमिनेटर है बेस को उस पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर दिया करें. फॉर एग्जांपल 36 इज 6 स्क्वायर, ठीक है, और पावर आपके पास 1/2 थी. जब हम इसको सेम फ्रैक्शन वाली सेम डिनोमिनेटर वाली पावर में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर और ये पावर कैंसिल हो जाती है. सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज 6. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज़ 5 इंटू नेगेटिव पावर ऑफ 2. कभी भी याद रखें इंडाइसिस में नेगेटिव पावर सॉल्व नहीं होती. सो यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन. आपने पहले इसको पॉजिटिव किया बाय रेसिप्रोकेटिंग, और 1/5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास 1/25. ये आपका आंसर बन जाएगा. सो दिस इज़ योर आंसर 1/25. आप इसका इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो बट दिस इज़ ऑल्सो फाइन. मतलब आप डेसिमल में भी लिख सकते हो बट यू डू नॉट रिक्वायर टू. ठीक है. अब यहाँ पे इंडाइसिस का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है. इसमें एक और चीज़ चेक करें. यहाँ पे 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 8 को मैंने जैसे आपको कहा था कि ये 5/3 है, तो जो भी डिनोमिनेटर हो उस पावर में कन्वर्ट क्या कर दो बेस को. व्हाट इज़ द बेस ओवर हियर 8. कैन वी कन्वर्ट 8 इंटू बेस ऑफ 3? यस वी कैन कन्वर्ट एंड द बेस विल बिकम 2. 2 की पावर 3 जो होती है दैट इज़ आपका 8. तो आपने 3 और 3 पावर को कैंसिल आउट कर दिया. ठीक है. और यहाँ पे इक्वल्स टू दिया हुआ है. ठीक है, इक्वल्स टू 2 पावर के. सो व्हाट हैज़ दिस बिकम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. आपने 3 और 3 कैंसिल आउट कर दिया. इज इक्वल्स टू 2 to the power k. अब देखो जब भी देर इज़ बेसिस सेम एंड देर इज़ अ मल्टीप्लाई साइन इन बिटवीन, तो आप पावर्स को ऐड करते हो. ऐसा इंडाइसिस रूल कहते हैं. तो दिस विल बिकम 2 to the power 7 इज इक्वल्स टू 2 पावर k. तो जब बेसिस दोनों साइड सेम है एंड देर इज़ एन इक्वल्स टू साइन, तो जो पावर 7 है दैट विल बी इक्वल्स टू k. तो हम यहाँ पर लिख देंगे k इज़ इक्वल्स टू 7. द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल्स टू 7. मैंने यहाँ पर लिख दिया. ठीक है. फर्दरमोर, Yasmin swims at her local swimming pool. She pays $4.65 each time she visits the pool. Calculate the total amount of money she pays for 7 visit of the pool. ठीक है. तो अब बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर उसको 4.65 पे करना पड़ रहा है और 7 टाइम्स पे कर रही है, सो इग्नोर दी डेसिमल. हम जब भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल इग्नोर दी डेसिमल. सिर्फ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें. 7 टाइम्स 5 इज़ 35. 5 इधर आ गया, 3 ऊपर आ गया. ठीक है. 7 टाइम्स 6 इज़ 42 एंड एड ऑन टू 3 विल बी 45. ठीक है. तो यहाँ पर आ गया आपके पास 4 कैरिड फॉरवर्ड आ गया. 7 टाइम्स 4 इज़ 28 प्लस 4 इज़ 32. तो ये आपका आ गया 32. अब ये नंबर बन गया 3255. बट व्हेन वी कंसिडर दिस कि सर दो डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 और 2 ये दो नंबर्स के थे, तो आप क्या करते हो फ्रॉम 3 to 55 यहाँ पर डेसिमल सबसे लास्ट में होता है, तो आप 2 बैकवर्ड चले जाते हो. दिस इज़ अ रूल कि आप डेसिमल को इस तरह मल्टीप्लाई करते हो. सो दिस आंसर विल बिकम 32.55. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ठीक है. ऑन वन विजिट शी स्विम्स 40 लेंथ. द फर्स्ट लेंथ शी स्विम इज़ लेंथ 1, द सेकेंड लेंथ इज़ 2 एंड सो ऑन. ठीक है. शी स्विम्स ऑन हर बैक ऑन लेंथ विच हैव नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5. ठीक है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ लेंथ दैट शी स्विम्स ऑन हर बैक. अब इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं. ठीक है. इसका मतलब ये है कि इससे कहा ना लेंथ ये मूव कर रही है. ठीक है. तो इफ़ शी इज़ स्विमिंग लाइक दिस, तो लेंथ जब भी लेंथ नंबर 4, 8, 12, ठीक है, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40. इसी तरह लेंथ नंबर जब ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, जब भी ये लेंथ नंबर आएंगी तो ये लिखा हुआ है कि शी विल ऑल्सो स्विम बैक. ठीक है. शी स्विम्स ऑन हर बैक, मतलब कि बैक पर स्विम करेगी अगर उसकी लेंथ जो है वो ये मल्टीपल ऑफ 4 या 5 हो. तो मैंने मल्टीपल मतलब कि टेबल ऑफ 4 लिख दिया है और टेबल ऑफ 5 लिख दिया है. मगर इसमें एक बात कंसिडर करें कि कुछ नंबर्स जो है वो कॉमन है. फॉर इंस्टेंस आपके पास 20 जो है वो कॉमन है. ठीक है. सिमिलरली आपके पास जो है वो 40 भी कॉमन नंबर आ रहा है. ठीक है, जो कि 4 और 5 दोनों में आता है. ठीक है. सो हाउ मैनी लेंथ विल शी स्विम बैक, हमें ये चेक करना है कितनी जो है वो स्विम बैक करेगी. तो फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये 16 टोटल लेंथ है जिस पे वो स्विम बैक करेगी, ठीक है। और मैंने 20 और 40 को वन ऑफ काउंट किया बिकॉज इट इज़ कॉमन बिटवीन लेंथ मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 5, तो टोटल जो लेंथ्स बन गई आपकी वो 16 बन गई, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नाउ इट सेज द डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, द क्रॉस सेक्शन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑन द ग्रिड ड्रॉ अ नेट ऑफ प्रिज्म यूज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 सेंटीमीटर ऑन कर्व है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 8/12 का जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको सब ये बता दूँ 8/12 का जो नीचे दिया हुआ है, तो इंस्टेड के वो इन्होंने 8 सेंटीमीटर इन्होंने 4 बॉक्सेस पे लिया होगा, तो ये 1 2 3 4 पे गया हुआ है और लेंथ जो है वो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी जो है वो बिकॉज इट 1 शोज़ 2 सेंटीमीटर, तो ये 6 बॉक्सेस आपके 12 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं और ये आपके जो है 4 बॉक्सेस 8 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं, ठीक है। सो इट सेज आपको इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का पूरा नेट ड्रॉ करना है, सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बस एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब फिर देखिए मैं इस वाले बॉक्स को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि यहाँ पर है। सो दिस बॉक्स इज़ 12/6, तो मुझे क्या करना है कि मुझे इसको ही ड्रॉ करना है पहले। सो इंस्टेड आई विल ड्रॉ लाइक दिस, मैं यहाँ पे यूँ ड्रॉ कर लूँगा इसको, मैं 6 की जगह 3 बॉक्सेस लूँगा, ठीक है। यहाँ पे भी 3 बॉक्सेस लूँगा और लेंथ तो सेम ही है, तो मैं यहाँ पे इसको यूँ लेंथ को रख दूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ठीक है, व्हाट एल्स डू आई हैव टू डू, मुझे इसके अलावा ये करना है कि यहाँ पे नीचे जो है मतलब कि ये जो बॉक्स आ रहा है, ठीक है, एक बॉक्स तो नीचे बेस वाला ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने पीछे वाला बॉक्स बना दिया, अब ये वाला बॉक्स बना रहा हूँ रेक्टेंगल, दिस इज़ 10/12, तो मुझे इस 12 के साथ ये 12 तो ऑलरेडी ड्रॉन है इस रेक्टेंगल के साथ, तो मुझे इसके साथ 10 को कनेक्ट करना है। सो 10 के लिए मुझे 5 बॉक्सेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस को, और यहाँ पे मैंने इस तरह यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये मैंने 5 बॉक्सेस बाय 6 बॉक्सेस का ड्रॉ किया विच इज़ 10/12, ठीक है। अब ये तो रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लिए, साइड में जो है वो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, विच इज़ दिस ट्राइंगल। तो आपको ट्राइंगल को इस तरह ड्रॉ करना है कि ये 3/4 का ट्राइंगल हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल को ड्रॉ करूँगा, ठीक है, विद अ हाइट ऑफ 3, ठीक है, और ऑटोमेटिकली मेरी जो यहाँ पे ये बन जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। वो किस तरह मैं समझाता हूँ, देखो ये वाला जो 3 है वो इस वाले 3 के साथ जब ये ऊपर की तरफ लेफ्ट होगा तो ये जॉइन होगा, ठीक है। तो ये अगर ये 6 सेंटीमीटर है, कंसिडर ऑन 3 बॉक्सेस, और ये 8 सेंटीमीटर है, तो 6 और 8 का जो हाइपोटेनस होता है, ठीक है, आप जब लोग इसको तो द रेट और ये 10 आ जाएगा, तो दैट मीन्स मैंने हाइपोटेनस बिल्कुल ठीक बनाया। सेकेंडली आपको सेम यही वाला ट्राइंगल यहाँ पे बनाना है कि हाइट आपकी मतलब कि ये जो हाइट हो गई वो 3 बॉक्सेस मतलब 6 सेंटीमीटर, और ये जो आपकी 8 सेंटीमीटर है, और उससे कनेक्टिंग हाइपोटेनस आपने बना दी। दिस इज़ दी होल डायग्राम जो ट्राइंगुलर प्रिज्म का आ गया, ठीक है। ये आपको 2 मार्क्स गेन करवाना है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी कह रहा है द स्टूडेंट इन स्कूल ईच चूज़ अ पीस ऑफ फ्रूट टू ईट, ठीक है, और द स्टूडेंट दे कैन चूज़ फ्रॉम आइदर एन एप्पल, अ बनाना और एन ऑरेंज, ठीक है। तो अब ये आपको फ्रीक्वेंसी एक तरह से नोट करनी है, फ्रीक्वेंसी टेबल नीचे बना हुआ है, तो एप्पल बनाना और ऑरेंज की करनी है, तो दैट इज़ सिंपल, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। पहले मैं एप्पल को ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एप्पल्स आ गए, ठीक है। मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए हेल्प हो जाए। बनाना में 1 2 3 4 5 6 7 8 बनानास आ गए, ठीक है। देन आई एम टेकिंग दिस ऑरेंजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये मेरे पास आ गए 12, ठीक है। इसने ये भी बताया था कि दीज ऑल विल ऐड टुगेदर टू 30, तो ये देख लेता हूँ, ये 30 लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 30 क्लासमेट्स हैं, सब एक फ्रूट ही सिर्फ चूज़ कर सकते हैं, तो दिस इज़ ऑल ओके, ठीक है। अब मुझे इस पर बार चार्ट बनाना है। रिमेंबर दैट कि बार चार्ट के लिए आपको जो है वो सेपरेटेड बार्स बनानी पड़ती हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट अ हिस्टोग्राम। तो आपने क्या किया, आपने फॉर इंस्टेंस आपने एप्पल ले लिया, ठीक है, और एप्पल को मैंने बना दिया अप टू हाइट ऑफ 10,
ये मैंने बना दिया फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल। फिर मैंने ब्लू के लिए बना दिया बनाना विच इज़ अप टू हाइट ऑफ 8, और इस पर भी लेबलिंग कर दी। लेबलिंग इज़ ऑल्सो मस्ट, वरना मार्क कट जाएगा आपका, ठीक है। एंड फॉर थर्ड वन ऑरेंज विच इज़ गोइंग अप टू हाइट ऑफ 12, ठीक है। तो मैंने बार्स बना दिए। बार्स शुड बी नॉट कनेक्टेड क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है, ये डिसकंटिन्यूड डेटा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑरेंजेस, ठीक है। यू मस्ट लेबल दिस, ठीक है। आपने इसको लेबलिंग भी करनी है, मतलब कि एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस ये भी लिखना है, और आपने ये बार्स सेपरेटेड बनानी फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। इट इज़ नॉट अ हिस्टोग्राम कि हम साथ साथ बनाएं। आगे मूव करते हैं। नाउ इट सेज ऑन ट्यूसडे अहमद रिकॉर्ड्स अ फ्रूट चोजन बाय a random sample of 30 students in the lunch queue. His results are shown in the table below, ठीक है। ये कह रहा है कि use Ahmed's result to estimate the probability that a student selected random chosen an orange. अब देखो how many are there in total, कितने students हैं, 30 हैं, ठीक है। तो if you find probability of an orange, ठीक है, so this means के 7 out of the total which is 30, ठीक है। और इसको क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर एज 7/30, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, मगर आपका टाइम वेस्ट होगा, सो नेवर कन्वर्ट इन डेसिमल, अगर आप फ्रैक्शन में दे दो। देयर इज अ टोटल ऑफ 180 स्टूडेंट इन द स्कूल। यूज एमएस रिजल्ट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल हु चूज एन एप्पल ऑन ट्यूसडे, ठीक है। अब एप्पल को हम किस तरह चूज़ करेंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ एमएस रिजल्ट, ठीक है, टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी स्कूल हु चूज़ एन एप्पल। अब यहाँ पर देखो एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट 8 विल चूज़ एप्पल, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 180 स्टूडेंट कर दो, ये एक स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी थी ना, तो आप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दो, तो ये आपको बता देगा कि हाउ मैनी आउट ऑफ जो है वो 180 विल चूज़ एन एप्पल। तो आपने 0 और 0 के कैंसिल आउट कर दिया, आपने 3 1 टाइम्स करके 3 6 टाइम्स कर दिया, और 6 8 टाइम्स इज़ 48। आइदर यू डू दिस वे, या फिर अदर ऑल्टरनेटिव वे ये होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने यहाँ पर लिखा, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख दिया एप्पल, ठीक है। तो आउट ऑफ 30 स्टूडेंट जो है वो इफ़ दे आर चूजिंग 8 ऑफ देम आर चूजिंग 8 एप्पल, तो आप उसको रेशो मेथड से 180 पे ले जाएं, तो ये मेथड भी आपको सेम ही आंसर देगा ऑफ 48। तो दिस इज़ योर आंसर विच इज़ 48, ठीक है। और से इस फैक्टराइज का मतलब होता है आपको कॉमन लेना है, आपको ब्रैकेट्स बनाना है। सो टेकिंग आउट कॉमन फ्रॉम बोथ इज़ 5, तो ये बन जाएगा 5x - 1। दिस इज़ योर फैक्टराइजेशन। इसको बस यहीं लीव कर देंगे, और यहाँ पर लिखना ज़रूर भूलना नहीं, 5 × 5x - 1। नॉट सेज 2x² - 18y²। आपको 2 पहले कॉमन ले लेना है, फिर आपको यहाँ अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा x² - 9y²। ये कॉमन नहीं है, याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये अब भी फाइनली इसमें a² - b² वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि होती है a + b एंड a - b, ठीक है। तो पहले मैं इसको शो अप कर देता हूँ। दिस इज़ 2, यहाँ पर x² - 3y², so this will be 2 into x - 3y x + 3y, और आपका ये बन जाएगा, ब्रैकेट्स को क्लोज कर दोगे, 2 ब्रैकेट x - 3y एंड x + 3y। ये आइडेंटिटी है a² - b² विच समराइजेस टू a + b a - b। अगर किसी स्टूडेंट ने इस पॉइंट पे अपना आंसर लीव कर दिया तो दे विल गिव देमसेल्फ 1 मार्क, इस पर भी 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। Moving forward, you have to write this in standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखें कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद डेसिमल आता है तो उसको, उस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, पूरे नंबर में जो सिग्निफिकेंट की काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 1 till 9 डिजिट से होती है। सो द वेरी फर्स्ट नंबर इज़ 8, सो यू हैव टू मूव द डेसिमल आफ्टर 8। तो डेसिमल के लिए याद रखें, इफ़ यू आर मूविंग द डेसिमल टूवर्ड्स राइट और लेफ़्ट, ठीक है, तो इसका रूल ये है कि व्हेन यू आर मूविंग डेसिमल टू लेफ़्ट तो पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो 10 के ऊपर की बेस के ऊपर पावर होती है। एंड इफ़ यू आर मूविंग दी डेसिमल टूवर्ड राइट
तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। दिस इज़ हाउ वी डिटरमिन दी पावर्स, ठीक है। तो आपका ये 8.45, हाउ मेनी डेसिमल इट हैज़ मूव, 1 2 3 4 5, सो दिस विल बी इनटू 10 टू द पावर -5, क्योंकि ये राइट की तरफ मूव कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज़ 8.45 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, आपको दो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर्स को ऐड करना है। तो याद रखें, मैंने कुछ रसम रूल्स, मैंने 3 रूल में सिखाया है इसको कि आप किस तरह करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आप जो ये पावर्स हैं इनको सेम कर दें, बिकॉज दे आर नॉट सेम ओवर हियर। तो इनको पहले सेम कर देंगे, और सेम करने का तरीका ये कि आप 11 वाले को 12 कर दें, एक पावर ऐड कर दें। उसके ऐड करने के लिए डेसिमल कहाँ पे मूव होगा, लेफ़्ट पे। सो दिस विल बिकम 0.27 इंटू 10 टू द पावर 12 plus 9 into 10 to the power 12. Because they both are 10 to the power 12, now you can add these bases. तो 9 और 0.27 को ऐड कर दो तो दिस बिकम 9.27, और जो कॉमन पावर है वो 10 टू द पावर 12 हो जाएगी। सो दिस इज़ 9.27 इंटू 10 टू द पावर 12। दिस इज़ योर आंसर। P डिवाइड बाई Q। अच्छा, आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, ये भूलना नहीं, वरना मार्क्स 0 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर भी डेसिमल बिल्कुल इस सिग्निफिकेंट के बाद। सो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड आगे कह रहा है कि P डिवाइड बाई Q। अब याद रखें कि जो डिवीजन होती है, फॉर इंस्टेंस आपकी 2.7, P जो नंबर है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल वे इज़ कि आप पहले इस नंबर को एक डेसिमल आगे कर दें, ठीक है। और आगे करेंगे मतलब इफ़ यू आर टेकिंग इट टू द राइट तो आपकी पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो दिस नंबर विल बिकम 27 अपॉन ये 9 बन जाएगा, इंटू ये 10 टू द पावर आपकी जो है वो 10 है, और ये इंटू 10 टू द पावर 12 है। मैंने एक राइट पे इसलिए किया ताकि ये होलसम नंबर बन जाए। दिस विल बी 1, दिस विल बी 3, और जो पावर्स होती हैं मतलब कि ये व्हेन वी आर डिवाइडिंग तो पावर सब्ट्रैक्ट ऑफ हो जाती हैं, बेसिस डिवाइड होती हैं और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो दिस विल बिकम 3.0 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 12। तो फाइनल आंसर विल बी 3.0 इंटू 10 टू द पावर -2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू राइट द फाइनल आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद डेसिमल है, ठीक है। नंबर सीक्वेंस एक टॉपिक आ गया। द आर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस यू आर इज़ गिवन बाई यू आर इज़ इक्वल टू 3r + 2। इट सेज द फाइंड द थर्ड टर्म u3 इन दिस सीक्वेंस। आपको कहा हुआ है कि r की जगह, यहाँ पे देखिए कहा हुआ है कि r की जगह यू हैव टू पुट 3। दिस इज़ दी सिंपल थिंग। तो आप क्या करोगे, u3 के लिए इज़ इक्वल्स टू 3r की जगह आप 3 इनपुट कर दो +2। तो 3 टाइम्स 3 इज़ 9 + 2 विल बी 11। ये आपको फाइनल आंसर बन जाएगा। सो यू हैव टू राइट 11 इन द आंसर। इट सेज गिवन दैट UK इज़ इक्वल्स टू 50। तो आप एक काम ये करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसको एज इट इज़ लिख देंगे ओवर हियर और इक्वल्स टू 50 कर देंगे। बस जस्ट फिगर आउट कि आप r की जगह पे k लिख देंगे, क्योंकि इट सेज के kth टर्म आपका जो है वो इनपुट करने से ये 50 हो जाता है। सो दिस बिकम 3k इज़ इक्वल्स टू 50 माइनस 2। आप 2 को वहाँ पे ले देंगे तो 50 माइनस 2 विल बी 48। k इज़ इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 3 एंड देयरफॉर आंसर विल बी इक्वल्स टू 16। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, वन ईजी क्वेश्चन। इट सेज के EAD निकालना, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। सो इट सेज के ABCD and E are points on the circumference of a circle center O। अब देखिए जब भी ये पॉइंट्स इतने सारे जब सर्कल पे होते हैं तो मेजॉरिटी टाइम्स जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल इन अ सर्कल बनता है। टेंजेंट AF टचेस द सर्कल एट A। इससे हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा दिस विल बी 90 डिग्री। ये रेडियस और टेंजेंट के मीट करने से 90 डिग्री बनता है। एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है दिस लाइन इज़ अ डायमीटर, ठीक है, क्योंकि इस सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रही है, इस वजह से यहाँ पे भी एक 90 डिग्री बनेगा। लेटर ऑन विल डिस्कवर के यहाँ बनाना या नहीं बनाना, ठीक है। सो इट्स इज फाइंड EAD। यू हैव टू फिगर आउट EAD की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। EAD
आपको पहले मार्क करना चाहिए कि कौन सा वाला फाइंड कर रहे हो। व्हाट इज़ ई ए डी, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ई ए डी, ठीक है। आपने यहाँ पे मार्क किया ई ए और डी, ठीक है। अब व्हाट वी नीड टू फिगर आउट, आपने क्या चीज़ देखनी है कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, इट सेज कि ये स्ट्रेट लाइन है, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये रिमेनिंग एंगल जो है, ठीक है, 138 और प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180। तो इफ़ वी मेक दिस एज अ स्ट्रेट लाइन, तो इफ़ दिस इज़ 138 तो ये एंगल आपका बन जाएगा 42 डिग्री, ठीक है। एंड कंसिडरिंग द ट्राइंगल, जो आपका ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, मैं इसको अभी फॉर द टाइमिंग ट्रेस करता हूँ। दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर ये चीज़ भी ओ ए एंड ओ ई बोथ आर रेडियस। तो अगर ये रेडियस होते हैं तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कि एंगल ओ प्लस एंगल ई प्लस एंगल ए इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओ एंगल आपको दिया हुआ 42 डिग्री प्लस ई और ए दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे। रीज़न बिहाइंड के ये दोनों जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के रेडियस के पार्ट हैं, तो ई एंड ए विल बी सेम, तो एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। टू फिगर आउट मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2x इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 42 एंड x इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 2। द आंसर विल बी इक्वल्स टू, आपका आंसर बन जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी equals to 69 degree, यहाँ पर आ जाएगा 69 डिग्री। द सेकेंड थिंग इट सेज ई ए एफ। जस्ट बिफोर दैट मैंने आपको कहा था कि ये एंगल, ये बिकॉज के टेंजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर रेडियस है तो ये 90 डिग्री बनेगा। सो व्हाट वी नीड टू फिगर आउट ई ए एफ, ये जो एंगल है हमें इसको फिगर आउट करना है। तो वी ऑलरेडी हैव दिस एज 69, तो हम 90 माइनस 69 कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस 69, तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा विच विल बी 21 डिग्री, ठीक है। देन वी हैव बी ई ए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू बी ई ए, इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। बी ई ए, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो दिस वाला एंगल हमें, जो होल पूरा एंगल है विच इज़ ब्लू एंगल, हमें पता है कि ये 69 डिग्री है बिकॉज ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो वी ऑलरेडी हैव बीन प्रोवाइडेड कि ये 12 डिग्री जो है वो गिवन है। तो अगर हम 69 में से 12 डिग्री माइनस कर लें तो वी विल बी गेटिंग दिस वाला एंगल, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग दिस एंगल यू हैव टू फाइंड बाय 69 सब्ट्रैक्ट 12, 69 डिग्री माइनस 12 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 57 डिग्री। मैंने कलर्स के साथ इसको मैच कर दिया है, पर्पल विद पर्पल, ब्लैक विद ब्लैक एंड रेड विद रेड। फाइनली इट सेज बी सी डी, ठीक है, हमें बी सी डी फिगर आउट करना है। तो व्हाट इज़ बी सी डी? बी सी डी आपका ये वाला एंगल है जो इस तरफ है, ठीक है। अब हम इसको किस तरह फिगर आउट करेंगे? इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सो फिगरिंग आउट, इसको अगर हम फिगर आउट करें तो वी विल फिगर आउट कि दिस बी सी डी इज़ अ कॉर्ड, ठीक है, ये एक कॉर्ड में भी लाई कर रहे हैं विच इज़ दिस वन, इफ़ वी कैन फिगर आउट फ्रॉम दिस थिंग। और अगर हम इससे फिगर आउट करना चाहें तो भी आ सकता है, बट लेट मी फिगर आउट कि हम इसको इस तरह ना करें तो व्हाट एल्स वी कैन यूज़। अगर हम इसका ऑल्टरनेटिव मेथड कर लें कोई, दिस इज स्मॉल थिंग, अगर हम इसको फिगर आउट करें, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ चेक कर लेते हैं। अगर कभी स्ट्रक भी हो जाए तो देयर इज़ नो सच हार्म। इफ़ देयर इज़ 57 यहाँ पर, ठीक है, 57 अगर यहाँ पर है, दिस इज़ बी ए, तो ये भी आपका 57 होगा। बट इफ़ इट कैन हेल्प टू फाइंड अस द एंगल, ये एंगल फाइंड नहीं करके देगा। इफ़ देयर इज़ एनी मीन कि हम इसको यहाँ पे फाइंड कर दें, हाँ, वी कैन डू वन थिंग, ठीक है। कभी अभी बंदा स्ट्रक हो जाता है, सो यहाँ पे फिगर आउट कि हम किस तरह इसको निकालेंगे। देखो ये जो पर्पल एंगल है, इट इज़ द सेम एज ओवर हियर, ठीक है। वो किस तरह होगा यहाँ पर देखो,
कि जिस तरह मैंने पॉसिबिलिटी निकाली कि बी एक इज़ अ कॉर्ड, ये एक एंगल बना रहा है ई, बी से एक कर रहा है डी, ठीक है। तो फर्स्ट यू नीड टू फिगर आउट कि ये जो बी अभी हमने ई एंगल निकाला था विच वॉज 57, यहाँ पर भी कितना आएगा 57 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ आपके पास ये जो है दिस इज़ अ डायमीटर, तो इसके ऑपोजिट पे 90 डिग्री बनता है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ये वाला जो है आपका 90 डिग्री बन गया, ठीक है। नाउ टेकिंग दिस एज अ ट्राइंगल, 90 और 57 ऐड कर दें एंड डिवाइडेड एंड लेस इट विद द 180 डिग्री। तो मैं ट्राइंगल ए बी और डी को ले रहा हूँ, तो ए एंगल प्लस बी एंगल प्लस डी एंगल, तो ए एंगल एज आपका फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री, बी एंगल विल बी आपका बी एंगल विल बी 90 डिग्री एंड डी एंगल विल बी 57 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ए एंगल विल बी इक्वल्स टू 43 डिग्री, ठीक है। तो आपने इसको निकाल लिया 43 डिग्री, 43 और 33, इट विल बी 43 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास ये एंगल आ गया 43 डिग्री। अब आप क्या लोगे, यू हैव टू टेक दिस एज अ कॉर्ड विच इज़ ए बी सी एंड डी। आप ये ए बी सी डी कॉर्ड लिखते हैं, सी एंगल इस कॉर्ड, ए एंगल एंड सी एंगल आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक दिस, ये एक मिनट, मैंने इसकी वैल्यू थोड़ी सी गलत दे ली है, ठीक है। 90 प्लस 57 180 से अगर हम सब्ट्रैक्ट ऑफ कर लें तो दिस विल बी आपका 33 डिग्री, ठीक है। दिस इज़ 33 डिग्री, जस्ट करेक्टिंग माई सेल्फ, दिस इज़ योर 33 डिग्री, ठीक है। अब आपने वो जो एंगल है, ए एंगल और सी एंगल आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन अ कॉर्ड, तो मैं आप ले रहा हूँ कि ए एंगल, इसके मार्क्स भी देखिए 2 मार्क्स हैं, दैट मीन्स कि इसमें एक्सटेंसिव वर्किंग भी शो करनी है, आपको ये सब वर्किंग शो करने के मार्क्स मिलेंगे। इफ़ आपने वर्किंग शो नहीं की तो आपको सिर्फ आंसर यहाँ पे लिखने का 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये जो वर्किंग है ये भी शो करनी है, सो दैट इज़ वाई आई एम ड्रैगिंग दिस वर्किंग डाउन ओवर हियर, कि अगर मैंने वर्किंग शो ना की तो इसमें मार्क कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज द एग्जामिनर विल नॉट बी फाइंडिंग द वे कि आपको किस तरह आपने इसको फाइंड आउट किया। तो आप यहाँ पे लिख रहे हो ए एंगल प्लस सी एंगल, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, आपने लिख दिया ए बी सी डी कॉर्ड, ठीक है। ये भी देखिए मेंशन करना वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ए बी सी डी कॉर्ड लिखा आपने एंड ए एंड सी इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ए आपने लिखा 33 डिग्री प्लस सी एंगल इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड सी एंगल इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 33, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 147 डिग्री। अगर किसी ने ये वर्किंग शो नहीं की सो ही विल बी गेटिंग ओनली 1 मार्क फॉर दिस, इसके लिए 1 मार्क मिलेगा इवन दो आंसर इज़ राइट, ठीक है। तो ये सब शो करना ज़रूरी है, वरना विदाउट शोइंग आपको 2 मार्क्स से आंसर के लिए सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। गोइंग फॉरवर्ड दिस इज़ अ लोसाई क्वेश्चन, सो आई कैन नॉट शो इट ओवर हियर, ये मैं अलग से शो कर दूंगा, सो आई हैव टू स्किप दिस आउट एंड मूव टूवर्ड्स आपके मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में जब भी इन्वर्स लेना हो तो आपके पास -1 पावर शो होती है, इसका मतलब है यू हैव टू मेक इन्वर्स। इन्वर्स बनाने के लिए, ठीक है, यू हैव टू राइट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ टी इनटू एडजॉइंट ऑफ टी, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट जो है वो ए डी माइनस बी सी को कहते हैं, मतलब कि 2 टाइम्स 5 माइनस 7 टाइम्स 1, ठीक है। और एडजॉइंट में 2 और 5 की पोजीशन चेंजिंग हो जाएगी, 5 और यहाँ पर बन जाएगा आपका लेट्स से 2, और 1 और 7 के साइन चेंजिंग हो जाएगी, -1 और -7। आपने यहाँ पे जब इसको लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन यहाँ पे डिटर्मिनेंट विच इज़ 10 - 7 विल बी 3, और एडजॉइंट को यहाँ पे लिख दो। इफ़ अ स्टूडेंट सेज के उसने दूसरे तरीके से डिवाइड करके शो कर दिया है सो दैट इज़ ऑल्सो ओके, ये भी सही है। अगर आप 5 डिवाइड बाई 3 लिख रहे हो, ठीक है, -7 डिवाइड बाई 3, -1 डिवाइड बाई 3 एंड 2 डिवाइड बाई 3, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये दोनों सही अप्रोच है। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक बी दी सब्जेक्ट, आपको बी को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। सो वेन एवर वी आर मेकिंग बी द सब्जेक्ट, तो आपको पहले 5 को वहाँ पे डिनोमिनेटर है तो यू हैव टू रिमूव इट, तो ये बन जाएगा 5c इज़ इक्वल्स टू 3b²
-2a, हमें किसको बनाना है, b को बनाना है, तो -2a विल बी एडिंग अप टू 5c, तो 5c प्लस 2a इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर. यू हैव टू सेपरेट आउट 3 एंड b स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे b को ही बना रहा हूँ. तो 5c प्लस 2a डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर. टू रिमूव स्क्वायर यू हैव टू स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, आपको स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी. सो दिस विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर, दैट विल बी 5c प्लस 2a अपॉन 3. आपको ये सब स्टेप शो करना है. इफ़ यू हैवंट शोन दिस या दिस, इस तरह कोई भी स्टेप आप खा गए हो, आपने शो नहीं किए, तो आप अपने काइंडली मार्क्स को रिड्यूस करते रहना. यू कैन नॉट रिवॉर्ड योर सेल्फ 3. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने सर ये डायरेक्टली लिख दिया तो मैं कितने मार्क्स दूँ, तो यू कैन ओनली गिव 1 ऑन दिस स्टेप. ठीक है, सब आप एक ही मार्क दे सकते हो. यू कैन नॉट गिव मोर देन 1. आपको ये सब स्टेप शो करने हैं, देन ओनली यू कैन गेट 3 मार्क्स. मूविंग फॉरवर्ड, कुछ स्टूडेंट का आंसर ठीक होते हैं, बट व्हेन दे रेफर टू मार्किंग स्कीम दे विल बी करेक्ट, बट दे विल नॉट बी गेटिंग दी वर्किंग मार्क्स. ये बहुत ज़रूरी है वर्किंग मार्क्स में. अ लाइन सेगमेंट ए बी जॉइंस ए एंड बी. ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट को फॉर्मूला अप्लाई कर दें. ठीक, मैं आप लिख रहा हूँ मिड पॉइंट ए बी. मिड पॉइंट या कभी भी दो नंबर्स का मिड फाइंड करने के लिए उन दो नंबर्स को ऐड कर दें. तो यहाँ पर आपके पास ये x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है. सो x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब दोनों x को ऐड करके डिवाइड बाई 2, दोनों y को ऐड करके डिवाइड बाई 2. ठीक है, सो इफ़ यू ऐड, ये 1 मार्क का ये, सो आई एम डूइंग फास्ट फॉरवर्ड. 3 प्लस -1 इज़ 2 अपॉन 2 विल बी 1 and 2 plus 10 12 upon 2 will be 6. Find the equation of the perpendicular bisector of AB. This is for 4 mark. Remember कि आपको 4 मार्क पे इसके काफ़ी मार्क्स मिल रहे हैं. सो डो नॉट स्किप एनी ऑफ दी रिक्वायर्ड. आपकी जो भी वर्किंग है उसको स्किप नहीं करना. पहले मैं बता दूँ कि what is meant by perpendicular bisector. For example, this is the line AB. अज्यूम कर लें ये लाइन AB है. ठीक है, तो मिड पॉइंट इज़ perpendicular bisector is line which is perpendicular to AB. ठीक है, और दूसरी बात perpendicular to AB का मतलब क्या है कि it passes through mid point of AB and is also intersecting in a way कि ये AB लाइन के 90 डिग्री बना रहा हो. दैट मीन्स कि आपके पास इसकी लाइन की इक्वेशन, मतलब perpendicular bisector of AB की इक्वेशन बनाने के लिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c होता है. ठीक है, सो यू रिक्वायर 2 थिंग. किसी भी लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू mx c बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए. द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड अ कोऑर्डिनेट. ठीक है, वन कोऑर्डिनेट विच इज़ ऑन द लाइन. तो इस पूरी लाइन पे जिसकी हम इक्वेशन बना रहे हैं, द रेड लाइन, उसमें हमें पता है कि मिड पॉइंट लाई करता है ए बी का, जिसको हमने पार्ट ए में फाइंड किया था. तो आई एम राइटिंग ओवर हियर कि आपके पास ये चीज़ है 1,6. ठीक है, एंड दी अदर थिंग इज़ कि आपको उस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए होता है. ठीक है, सो यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट. ठीक है, अब बात ये कि सर ग्रेडियंट कैसे फाइंड करें. याद रखो कि जो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके ग्रेडियंट इस फार्मूला से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि नेगेटिव इन्वर्स होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं. m1 इंटू m2 इज़ इक्वल्स टू -1. दी वैल्यू ऑफ m1 आपको नहीं पता, सो यू हैव टू फिगर आउट कि m1 की वैल्यू किस तरह आएगी. ग्रेडियंट का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. आप क्लियरली लिखेंगे कि m1 इज़ ग्रेडियंट ऑफ AB. आपने लिखना है यहाँ पे, वरना ये इसके मार्क्स भी लूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो इफ़ यू फिगर आउट कि मार्क्स इसका ग्रेडियंट क्या होगा, तो 10 माइनस 2, मैं ऊपर वाले कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम हियर. ठीक है, 10 माइनस 2 अपॉन -1 -3. ठीक है, तो दिस विल बी 8 अपॉन -4 एंड द ग्रेडियंट इज़ -2. ठीक है, जो मैंने लाइन ऑलरेडी सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाई थी वो बिल्कुल ठीक बनाइए, क्योंकि आपकी नेगेटिव स्लोप में लाइन बन रही है, तो उसका नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है. ठीक है, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने वैसे ही आप लोग के हेल्प के लिए बनाई है. तो m2 इज़ आपका जो m है वो -2 है, इंटू m2 इज़ इक्वल्स टू -1. m2 की वैल्यू निकालने के लिए -1 डिवाइड बाय -2, तो द आंसर विल बी नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉजिटिव हाफ बचेगा. दिस m2 इज़ फॉर लाइन
आपके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो m2 की वैल्यू जो है वो बन जाएगी हाफ. नाउ यू हैव टू इनपुट द वैल्यूज़ इनटू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. तो y की वैल्यू क्या चीज़ होगी, ये जो कोऑर्डिनेट था 1,6 विच लाइज ऑन दिस, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल 6 इज इक्वल्स टू m की जगह ग्रेडियंट रखेंगे, x वही 1 कोऑर्डिनेट में जो मैंने 2 है वो यूज़ करना है. 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, c इज़ इक्वल्स टू 6. आपका c की वैल्यू आ जाएगी 6. व्हेन यू गेट दिस वैल्यू तो आप लिख देंगे y इज़ इक्वल्स टू आपका हाफ x, मतलब कि m, और आपको जो है वो इसकी वैल्यू लिख देनी है 1/2x प्लस 6. एक चीज़ कोशिश करें कि नेवर लीव दिस. आप जो है इसकी जो इक्वेशन हो, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत कर दी कि लेट मी फिगर आउट कि ये जो आपका ग्रेडियंट था दैट वाज 2x की वैल्यू 1 थी. ठीक है, सो दिस विल बिकम 6 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस c. ये जो हाफ है यू हैव टू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. आप इस पूरे फ्रैक्शन को एक साइड पे ले जा सकते हो, दूसरी साइड पे. 6 माइनस हाफ इज इक्वल्स टू c. आप यहाँ पे LCM लेंगे विच विल बी 2 बिकॉज द डिनोमिनेटर बिलो 6 इज़ 1. तो आप LCM ले लोगे 2. सो दिस विल बिकम 12 माइनस 1 इज इक्वल्स टू c. c की वैल्यू आ जाएगी 11/2. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ c. अब आपको फ्रेमवर्क ये करना है कि y इज़ इक्वल्स टू हाफ x प्लस 11/2. कोशिश करें कि इसको इस तरह ना रखें, ये जो डिनोमिनेटर है इसको यूजली 1-9 इक्वेशन बना दिया करें. हमेशा मार्किंग स्कीम वगैरह में आपको ज़्यादातर 1-9 इक्वेशन मिलेंगी, मतलब कि ये जो डिवाइड बाई 2 हो रहा है इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे LCM लेने की नीड भी नहीं है. सो दिस विल बिकम 2y इज़ इक्वल्स टू x प्लस 11. ये 4 मार्क का है. सो यू हैव टू शो ऑल दी थिंग. मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको ये ग्रेडियंट शो करने का 1 मार्क चाहिए होगा, 1 मार्क आपने ये फॉर्मुलेट किया है इसका मिलेगा आपको, 1 मार्क आपने कोऑर्डिनेट और ग्रेडियंट को यूज़ करते हुए मिलेगा वर्किंग शो करने का, और 1 मार्क फाइनल आपने या तो इस फॉर्म में आंसर लिखा हो या इस फॉर्म में, बोथ विल बी अलाउड. ये दोनों फॉर्म अलाउड होंगे. मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी. Jim plays for his local football team. The probability that Jim plays in the next match is 0.7. अगर Jim प्ले करेगा तो 0.7 है, अगर ये नहीं प्ले करेगा तो 0.3 बन जाएगी. मिला के हमेशा प्रोबेबिलिटी अप टू 1.0 बनती है. ठीक है, आइदर ही विल प्ले और आइदर ही विल नॉट प्ले, तो मिला के 100% बन जाता है. इफ़ Jim प्लेज इन द मैच द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज टीम विनिंग इज़ 0.8. इसका मतलब है 0.2 लूज़ करने की होगी. अगर ये खेल रहा है और फिर भी लूज़ कर जाए तो 0.2 होगी. इफ़ जिम डज़ नॉट प्ले इन द मैच, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज टीम विनिंग इज़ 0.6. अब हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं. इफ़ जिम प्लेज तो ये इसकी बन जाएगी प्रोबेबिलिटी 0.7, और अगर नहीं खेलेगा तो 0.3. अगर जिम प्ले कर रहा है और उसकी टीम विन कर रही है, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो वो 0.8 है. बट व्हाट इफ़ के जिम प्ले करें और फिर भी टीम हार जाए, तो देखो ये एक ब्रांच है, इसको हम ब्रांच कहते हैं. ब्रांच की हमेशा वैल्यू 1 होती है. जिस तरह एक ब्रांच ये है तो इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी और इसकी भी 1 होगी. जो ब्रांच की अपनी वैल्यू होती है, ब्रांचेस दस हैं, ये ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इसकी वैल्यू 1.0, इसकी वैल्यू भी टोटल 1.0 होती है, और इस ब्रांच की वैल्यू भी 1.0 होगी. दिस इज़ द रियल केस ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब ये 0.8 अगर टीम विन कर रही है, तो अगर लूज़ कर रही है तो 0.2. इफ़ ही डज़ नॉट प्ले, ठीक है, जिम प्ले नहीं करे तो टीम जीत जाए 0.6, बट टीम ना जीते उसके चांसेस 0.4 हैं. दिस विल गिव यू 2 मार्क्स. अगर इन 4 में से अगर कोई भी 2 सही होंगे तो यू विल गिव 1 मार्क टू योर सेल्फ. ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड, ये पूछ रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट जिम्स टीम विन्स देयर नेक्स्ट मैच. अब इसने टीम के रिगार्डिंग क्या है कि विन कर जाए, तो दिस मीन्स के टीम विन कर जाए, ये वाली प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है टीम विन कर जाए और टीम विन कर जाए. ठीक है, आइदर द केस इज जिम प्लेज, JP लिख रहा हूँ, एंड टीम विन्स, आइदर दिस केस, और जिम, ठीक है, डज नॉट प्ले, तो मैं GNP लिख रहा हूँ, नॉट प्ले एंड टीम विन्स. ये 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, ये 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो मैं यहाँ पे दोनों लिख रहा हूँ, जिम प्लेज एंड टीम विन्स. ठीक है, और जिम नॉट प्ले एंड टीम विन्स, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है,
जब भी और आता है मतलब कि ऐड कर लोगे, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। तो अगर जिम प्ले कर रहा है तो 0.7, जिम प्लीज़ एंड, देखो और में हमेशा प्लस करते हैं और एंड में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस कॉमा इज रिप्रेजेंटिंग मल्टीप्लाई। जिम प्लेज एंड टीम विंस, टीम विंस का कितना था 0.8, ठीक है। और जिम डज नॉट प्ले मतलब 0.3 एंड टीम विंस मतलब कि 0.6, ठीक है। आपको दोनों को अलग अलग निकालना और फिर ऐड कर देना। अब जरा देखो, मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है कि मल्टीप्लाई करने में इजी रूल है। ये इसको 7 कंसिडर करो, उसको 8 कंसिडर करो, तो 7 टाइम्स 8 इज़ 56। अब यहाँ पर एक डेसिमल है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा डेसिमल है। तो 56 में डेसिमल कहाँ पर होता है? एंड में। तो आपको 2 डेसिमल पीछे ले जाना है। सो द आंसर विल बी 0.56। मैंने आपको इजी ट्रिक बता दी है। सेकेंडली यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 6 है, द आंसर विल बी 18। मगर मैंने जैसे कहा कि डेसिमल है, तो यहाँ पे एक डेसिमल है, यहाँ पे दूसरा डेसिमल है। 18 में डेसिमल कहाँ पर होता है? यहाँ पर। तो आपको 2 डेसिमल लेफ़्ट पे ले जाना है, तो आंसर विल बी 0.18। और आपको ऐड करना है। याद रखो कि डेसिमल में ऐड के वक्त हमेशा डेसिमल एक लाइन हो जाता है, ठीक है। तो 5, 6 और 18 को ऐड करना है। सो द टोटल विल बी आपका 74, 0.74, मतलब 74% चांस है कि टीम जीत जाएगी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, फिर कह रहा है द डायग्राम शोज ट्राइंगल ABC, D is a point on AC such that angle BDC is equals to angle ABC. Explain why triangle BDC is similar to triangle ABC. ये सिमिलैरिटी का केस है, मैं अब इसको हाइड कर लेता हूँ। ये सिमिलैरिटी का केस है। सिमिलैरिटी में देयर आर 4 केसेस, ट्रिपल एस होता है, ठीक है, SAS होता है, ठीक है, और AA होता है, ठीक है। ये 3 केसेस होते हैं सिमिलैरिटी के। हम इसमें चेक करते हैं कौन सा वाला केस दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि आपको शो करना है कि ट्राइंगल BDC इज़ इक्वल्स टू ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ट्राइंगल BDC इज़ इक्वल्स टू ABC आपको ये प्रूफ करना है। सो लेट्स फिगर आउट कि वो क्या होगा। अब इसमें एक बात बहुत सिंपल सी ये है कि जो इजी वे आउट है कि B और C, और यहाँ पे भी B और C, इन दोनों में एक लाइन तो कॉमन आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख दो कि ये जो आपके पास लाइन कॉमन आ रही है उसका लिख दो, ठीक है, कि ये लाइन कॉमन है। इसके अलावा इसमें जो कॉमन आ रहा है वो C, ये भी कॉमन आ रहा है, एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आपने बात ये लिख देनी है एंगल कॉमन आ रहा है, ठीक है, मगर आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे एवेलुएट करना है, ठीक है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, कि पहली चीज़ आप लिख दोगे कि C जो है वो इज़ अ कॉमन एंगल, दोनों के बिटवीन आ रहा है, C इज़ अ कॉमन एंगल, ठीक है। आपने पहली बात ये लिख दी। और एक बात इन्होंने दिया हुआ है कि एंगल BDC जो है और एंगल ABC जो है वो दोनों इक्वल हैं। अब तो देखो ABC और BDC इक्वल हैं, तो ये वाली बात इनकी लिख दो कि एंगल BDC इज़ इक्वल्स टू एंगल ABC, और आगे लिख दो ऑलरेडी गिवन। जो इन्होंने दिया हुआ है उसको ऑलरेडी गिवन लिखते हैं, मतलब कि इसको प्रूव नहीं करना होता, ठीक है। और C जो कॉमन एंगल है वो आपको पता है कि वो जो है दोनों जो है वो में कॉमन आ रहा है, तो वो उसकी वैल्यू ज़ाहिर सी बात है सेम होगी। आपने ये लिख दिया और आप आगे लिख दोगे हैंस ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर यूजिंग AA प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपने ये प्रॉपर्टी भी लिख दी। आगे कह रहे हैं AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि BDC एंड ABC जो है वो आपके ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर है। हमेशा याद रखें सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स प्रोपोर्शनेट होती है, इसका मतलब BD अपॉन AB, ठीक है, इज इक्वल्स टू DC अपॉन BC इज इक्वल्स टू आपका BC अपॉन AC। मैंने क्या किया है कि पहले दो से अपॉन रखे हुए हैं, ठीक है, फिर सेकंड थर्ड को सेकंड थर्ड से अपॉन रखा हुआ है, ठीक है, और फिर फर्स्ट एंड थर्ड B और C अपॉन A अपॉन C, ठीक है, इस तरह रखा हुआ है। अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एज़ पर द इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि AC इज़ इक्वल्स टू आपके पास 10 है, BC इज़ इक्वल्स टू 8 है, आपको BD दिया हुआ है विच इज़ आपको 6 दिया हुआ है,
एंड यू हैव टू फिगर आउट ए बी। अब देखो ये दिया हुआ भी नहीं है ना आपसे पूछा हुआ है, आपको एक ट्रायंगल एक रेशो पूरा दे दिया है बी सी अपॉन ए सी, और बी डी दिया हुआ है और ए बी पूछा हुआ है, तो आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि ये दिया हुआ है 6 अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 10। 8 अपॉन 10 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 अपॉन 5। आपने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, सो दिस विल बी 6 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए बी। ये 30 अपॉन 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए बी, और इसका आंसर देयरफॉर हो जाएगा 7.5। आपने शो भी कर दिया और लिख दिया। मूविंग फॉरवर्ड, ऑन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब मैंने इसमें इजी ट्रिक ये बताई है कि आप इसको मार्क कर दिया करें 1, 2 और 3, ये 3 रीजन्स ही हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बी सेट में ना हो, तो वो कौन सी है, 2 और 3। ये 2 रीजन और 3 रीजन दोनों बी सर्कल के अंदर का पार्ट नहीं है। और ए में क्या चीज़ है, ए में 1 और 2 है। ए सर्कल के अंदर ये है 1 और 2, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के बाहर और इस डायग्राम के अंदर। तो ये सिर्फ कौन से 2 नंबर आ रहे हैं, 2 और 3। अब ये कह रहे हैं इंटरसेक्शन का मतलब होता है विच इज़ कॉमन बिटवीन बोथ। तो व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन बोथ इज़ 2, तो आप 2 वाले को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। दिस इज़ ईजीएस्ट वे ऑफ शेडिंग दी, आपकी जो है वो सेट्स की शेडिंग का सबसे ईजी तरीका होता है बाय राइटिंग नंबर। ठीक है, आगे आपने लिखा हियर इज़ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट 100 पीपल हु विजिट अ कैफ़े। ठीक है, ये कह रहे हैं 32 ड्रिंक कॉफ़ी। ठीक है, ड्रिंक कॉफ़ी का मतलब है पूरे कॉफ़ी की बात कर रही है। ठीक है, 40 ड्रिंक टी, पूरे टी की बात कर रहे हैं। एंड 50 ईट अ पेस्ट्री, ये पूरे पेस्ट्री की बात कर रहे हैं। 18 ड्रिंक अ कॉफ़ी एंड ईट अ पेस्ट्री। अब ये बात कर रहा है इन दोनों के कॉमन की। ठीक है, तो हम पहले कॉमन से स्टार्ट करते हैं। अगर ये तीनों सर्कल आपस में मर्ज करते हैं तो हम सबसे पहले इंटरनल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितना अगर फॉर एग्जांपल ये 3 सर्कल्स होते हैं और आपस में मर्ज कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको अंदर से स्टार्ट करना होता है। मतलब फ्रॉम दिस वाला पार्ट जो इन तीनों सर्कल का कॉमन पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करके फिर आपको ये वाली चीज़ों पे जाना होता है बाहर, और फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे, और फिर इसके बाहर जाना होगा। ठीक है, इन सर्कल्स के बाद। तो फॉर द टाइमिंग मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा था कि हाउ टू अटैम्प्ट जो ये 3 सेट्स हों तो उसको किस तरह अटैम्प्ट करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, 18 ड्रिंक कॉफ़ी एंड ईट अ पेस्ट्री। तो 18 जो है वो कॉफ़ी और पेस्ट्री, सी और पी के बीच में हमने लिख दिया। और 21 ड्रिंक टी एंड ईट अ पेस्ट्री, तो मैंने 21 टी और पी के बीच में लिख दिया। अब इससे कहा था कि कॉफ़ी जो है वो टोटल 32, अब इससे कहा था ना टोटल जो है कॉफ़ी 32, दैट मीन्स कि 18 उसमें से पेस्ट्री भी खा रहे हैं, तो 32 माइनस 18 कर देंगे तो दिस विल बी योर 14। ये आपका आ जाएगा 14 ओनली कॉफ़ी। ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज़ ओनली कॉफ़ी, मतलब कि ये लोग सिर्फ कैफ़े में आके कॉफ़ी पी रहे हैं, ये पेस्ट्री के साथ कॉफ़ी भी ले रहे हैं, ये टी के साथ पेस्ट्री भी ले रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ओनली टी वाले कितने होंगे। तो 40 टोटल टी पी रहे थे, जिसमें से 19 ओनली टी पीने आए थे कैफ़े में। ठीक है, क्योंकि 19 + 21 इज़ 40, तो टोटल 40 लोग आए थे, 21 जो है पेस्ट्री भी खा रहे थे अलॉन्ग विद टी। ठीक है, और फिर इसमें लिखा हुआ है कि जो पेस्ट्री है वो 50 थे। अभी 50 इन 3 की वैल्यूज़ होगी, मतलब कि 21, x और 18। तो आप इन तीनों को टोटल कर देंगे तो 50 आना चाहिए। तो 18 और 21 को ऐड कर दो तो 39 बनता है, 50 से माइनस कर दो तो ये 11 बनता है। तो दिस इज़ दी आपकी जो है वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक और चीज़ रहती है कि ये कह रहा था कि 100 पीपल विजिट कैफ़े, तो 100 पीपल का मतलब है ये पूरे यूनिवर्सल बॉक्स जो है इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 100 होनी चाहिए। ठीक है, हम चेक करते हैं क्या इक्वल हो गया। 19 और 11 30 होता है। ठीक है, 51 हो गया, 51 और 18 करें तो ये आपका हो गया 69, ये 73 और 83 हो गया। मगर ये कह रहे हैं टोटल बॉक्स में 100 लोग होना चाहिए, दैट मीन्स के स्टिल somewhat 17 people are visiting the cafe but they are not eating pastry, tea या coffee। तो इसका मतलब वो कैफ़े आ रहे हैं but they are not eating any of these item। ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ़ टी यूनियन पी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि टी यूनियन पी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इन तीनों सर्कल्स के बाहर, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट पार्ट ऑफ देम, तो इन तीनों सर्कल्स के बाहर की जो वैल्यू है दैट इज़ 17। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो कैफ़े आए हैं बट दे आर नॉट ईटिंग एनी ऑफ दीज आइटम, तो 17 होगा, हमने ऑलरेडी फाइंड किया होता है। ठीक है, दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए
आफ्टर ट्रांसलेशन विद वेक्टर -4 and 1, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना ये कि इस शेप ए को एक्स में मतलब कि लेफ़्ट ले जाना है 4, ठीक है, और वाई में अप ले जाना है आपको 1, ठीक है। तो मैं किसी एक पॉइंट को कैच कर लेता हूँ, फॉर इंस्टेंस ये वाले पॉइंट को कैच कर लेता हूँ, इसको 4 पीछे ले जाना है, ठीक है। आई विल स्टॉप ओवर हियर, और एक ऊपर ले जाना है मुझे, ठीक है, इसको एक ऊपर ले जाना है लाइक दिस, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका पहुंच जाएगा इधर। मैंने एक पॉइंट का बताया, बाकी आप इसी तरह सब पॉइंट्स को ड्रैग कर लें, और जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ से मैं इसका शेप बना लेता हूँ। ये शेप इस तरह का जो बना हुआ है, इस तरह का शेप बन जाएगा आपका, सॉरी 4 इसमें बनेंगे, 4 लेफ़्ट और 1 अप किया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट से 2 इसकी हाइट है, ठीक है। इसकी बेस 1 2 3 4 की है, तो 4 की बेस बनाता हूँ, ठीक है। ऊपर वाली जो है वो 2 है, और यहाँ से कनेक्टिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जो बन गया है, इसने कहा कि शेप ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर ट्रांसलेशन विद वेक्टर। इसको कोई नाम नहीं देना, तो आई विल लीव ओवर हियर। ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर एनलार्जमेंट विद स्केल फैक्टर -1/2 एंड सेंटर 1 0, ठीक है। सेंटर 1 0 ये वाला होता है, ठीक है। मुझे इसका इनलार्जमेंट बनाना है विद -1/2। तो इनलार्जमेंट इज़ ईजी। आपका ये जो पॉइंट है, ठीक है, दिस पॉइंट, ये 2 लेफ़्ट पे आ रहा है, -2 पे आ रहा है, मतलब कि नीचे 2 डाउन जा रहा है, 2 -2 पे आ रहा है। स्केल फैक्टर इज़ आपका -1/2, तो आप जब -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1/2 बन जाएगा। दैट मीन्स कि ये एक ऊपर चला जाएगा, इंस्टेड के 2 डाउन ये एक ऊपर चला गया। ये आपका इस शेप का बन गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इज़ आपका इसी के, अगर हम कंसिडर करें फ्रॉम द सेंटर ऑफ अलाइनमेंट 1 2 3 and 4 डाउन था, ठीक है, -4 पे, तो आप इनटू -1/2 कर देंगे, सो दिस विल टेक इज़ इक्वल्स टू 2। तो आप सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 2 ऊपर चले जाएंगे, एग्जैक्टली 2 अप जाएंगे। तो ये आपका आ गया सेकंड पॉइंट, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट्स की एनलार्जमेंट कर दिए। अब शेप क्या हो जाएगा? शेप इवेंचुअली हाफ हो जाएगा। पहली बात ये कि जब भी स्केल फैक्टर <<1 होगा तो शेप छोटा हो जाएगा। और दूसरी बात, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये ऑपोजिट साइड ऑफ द एनलार्जमेंट, ये ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आएगा। मतलब एक साइड पे अगर ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इमेज जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है। दिस विल बी योर इमेज। अब क्या होगा? अब इससे आगे वाला पॉइंट लेते हैं। पॉइंट दिस, ये 2 राइट है और 2 डाउन है, ठीक है। ये 2 राइट एंड 2 डाउन। तो 2 राइट के लिए -1/2 कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा -1। तो इसका मतलब है आपको एक पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइट यू विल टेक, और 2 डाउन को अगर मैं मतलब -1/2 कर दूँ तो इसका मतलब है यू हैव टू गो 1 अप। तो आपको 1 लेफ़्ट, ठीक है, और 1 राइट जाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यू आर गोइंग 1 लेफ़्ट एंड 1 अप, ये आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। फाइनली टेकिंग दिस पॉइंट, जो कि ट्रेपेजियम के लास्ट पॉइंट ले रहा हम, ये पॉइंट जो है वो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 राइट पे जा रहा था, मल्टीप्लाई -1/2 कर दूंगा तो ये आपका 2 लेफ़्ट चला जाएगा, ठीक है। ये 4 डाउन जा रहा था, तो मल्टीप्लाई में -1/2 कर दूंगा तो ये 2 अप चला जाएगा। तो यू हैव टू गो 2 लेफ़्ट एंड 2 अप। तो इफ़ आई गो फ्रॉम द सेंटर अलाइनमेंट 2 लेफ़्ट एंड 2 अप, तो मेरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ योर पॉइंट। अब ये शेप ऑटोमेटिकली जो है वो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये शेप हाफ हो गया, ठीक है। इसको इस तरह भी देख लें, ये जो नीचे बेस थी दिस वाज 4 यूनिट्स, और अब इसकी बेस जो है वो 2 यूनिट्स की हो गई है, तो ये आधा हो गया, ठीक है। और सेंटर में अलाइनमेंट बीच में आता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे ये कह रहा है कि शेप ए इज़ मैप्ड ऑन टू शेप बी। ए जो है वो बी पे आ रहा है बाय द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन पी। अब देखो ये शेप जो है आपस में एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? फ्लिप कर रहे हैं। तो फ्लिप करने का मतलब है रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन को कैच किस तरह करते हैं? एक ही रिक्वायरमेंट होती है, रिफ्लेक्शन लाइन 1 2 3 4। इन इसके ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, तो रिफ्लेक्शन लाइन हमेशा हाफ वे पे होती है। तो ये रिफ्लेक्शन लाइन होगी आपकी, विच इज़ एक्स एक्सेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में कि आपका जो शेप ए है, शेप ए इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन टू शेप बी,
reflected onto shape B using x-axis as reflection line. ठीक है. फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग ट्रांसमिशन P. ट्रांसमिशन P यही वाली है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन के लिए. ठीक है, तो मैंने रिफ्लेक्शन ये इजी वे आउट समझाया है कि जब भी आपको मैट्रिक्स बनाना तो यू डू नॉट हैव टू लर्न दैम. ठीक है, बल्कि आप क्या करें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1. ठीक है, आप 2 पॉइंट्स मार्क कर लें. एक पॉइंट यहाँ पर होगा विच इज़ A और एक पॉइंट यहाँ पर होगा विच इज़ B. हमेशा ये कोई भी मैट्रिक्स बनाना हो तो ये वाला पॉइंट ये आपको यहाँ पे A का इमेज A' और यहाँ पे B का इमेज B' रखना होगा. अब देखो जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे सो डू वी हैव टू रिफ्लेक्ट दिस A पॉइंट. क्या A का इमेज कहीं और जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा. A का इमेज यहीं रहेगा, तो यहीं रहेगा A' पे. A' भी यहीं आएगा, तो ये क्या है 1,0. तो अगर मैं इसको 1,0 हमें हमेशा जो है वो ऊपर x लिखते हैं नीचे y लिखते हैं. तो 1,0 का मतलब है आपका ये बन जाएगा 1 और 0. और दूसरा क्या है B' का मतलब है ये जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर आ जाएगा, x एक्सिस से जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका इस जगह पे. B' विल बी ओवर हियर विच इज़ -0, -1. ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 -1. ठीक है, ये मैट्रिक्स याद करने का तरीका है, इजी वे आउट है, गेम थियरी है. फिर आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन है. साइमल्टेनियस इक्वेशन में आप कोई भी इसको जो है मल्टीप्लाई बाय आपने 3 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय आपने जो है वो -2 कर दिया. ठीक है, तो ये बन गया आपके 6x + 9y इज़ इक्वल्स टू 12 और नीचे बन जाएगा आपके पास -6x - 4y इज़ इक्वल्स टू -22. आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं. ये 5y हो गया इज़ इक्वल्स टू -10, y की वैल्यू हो जाएगी -2. ठीक है, और जब y की वैल्यू -2 आ जाए तो आप फिर x की वैल्यू निकाल लें. 2x + 3y इज़ इक्वल्स टू 4 था इक्वेशन 1 में, तो 2x + 3y की वैल्यू -2 इज़ इक्वल्स टू 4. तो 2x इज़ इक्वल्स टू 4 + 6, x इज़ इक्वल्स टू 10/2. तो ये आंसर हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 5. ये भी ऑलमोस्ट 2 to 3 मार्क का तो आता ही है. इन दिस केस इज़ 4 मार्क. ठीक है, विच इज़ वेरी हाई. ठीक है, तो उसको केयरफुली क्या करें, तो x की वैल्यू इज़ 5 एंड y वैल्यू इज़ -2. ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन. आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है. इट इज़ एक्सपेंशन, पहले एक्सपेंशन करनी पड़ती है. एक्सपेंशन का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है. तो अगर हम 2x को मल्टीप्लाई कर दें विद दिस थिंग x और +4 तो ये बन जाएगा 2x² + 8x. और फिर अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर दें विद दिस थिंग ब्रैकेट तो ये बन जाएगा x + 4 इज़ इक्वल्स टू 22. ये बन जाएगा 2x² + 9x. 22 को अगर आप लेफ़्ट साइड मूव कर दें तो दिस विल बिकम -18 इज़ इक्वल्स टू 0. आप 18 × 2 जो है 36 के फैक्टर्स बनाने हैं आपको, और आपको नेगेटिव मतलब कि ये चीज़ 2 है, ये -18 है, तो आपको -36 के फैक्टर्स बनाने और उसका 9 लाना है एज अ रिजल्टेंट. तो 36 के फैक्टर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं. 2 × 18 है, 3 × 12 है. ठीक है, और 4 × 9 है. किन फैक्टर्स को माइनस करके जो है, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है तो आपको माइनस करके कितना लाना है 9. तो इन दोनों का डिफरेंस 16 होता है, इन दोनों का डिफरेंस 9 होता है. तो यू हैव टू यूज़ दिस वाला फैक्टर 3 and 12. तो हाउ वी विल यूज़, आपने लिखा 2x² प्लस आप लिखोगे 12x. आपको 3 और 12 को यूज़ करना है. -3x - 18 इज़ इक्वल्स टू 0. ये याद रखें कि जो ब्रेकिंग द मिल्टम है इसमें ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 9x पॉजिटिव बनना चाहिए, विच इज़ ऑल ओके ओवर हियर. आपने जब ये 4 टर्म्स बना लिए तो इसका और इसका आपको निकालना पड़ेगा, पेयर्स बना के कॉमन निकालना पड़ेगा जिसको हम फैक्टराइज कहेंगे. 2x आपने लिया यहाँ पे x + 6, -3 कॉमन लिया x + 6 इज़ इक्वल्स टू 0. अगर ये दोनों ब्रैकेट्स x + 6 सही आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि ऑल ओके है. 2x - 3 एक ब्रैकेट हो गया और x + 6 एक ब्रैकेट हो गया. द वैल्यू ऑफ 1 विल बी x इज़ इक्वल्स टू -6 और दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 2x - 3 इज़ इक्वल 0. x इज़ इक्वल्स टू 3/2. तो आप दोनों आंसर्स को यहाँ पर लिख दोगे -6 एंड 3/2. कोशिश क्या करें कि मिक्स नंबर ना लिखा करें, अगर हो सके तो होल नंबर लिख दिया करें 1/2. ठीक है, कन्वर्जन भी ईजी है.
ये 2 है, सॉरी ये 3 है और यहाँ पे 2 है। 2 1 टाइम्स इज 2, माइनस किया आपने 1 आ गया, ठीक है। ये होल नंबर कहलाता है। दिस इस होल नंबर, ये आपका रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है। हमेशा क्वोशंट जो क्वोशंट होता है, ठीक है, उसको सॉरी ये होल नंबर है एंड दिस इज क्वोशंट, दिस इज योर होल नंबर, दिस इज़ योर होल नंबर एंड दिस इज़ क्वेश्चन। आप हमेशा क्वेश्चन को नीचे रखते हो, होल नंबर को साइड पर रखते हो, रिमाइंडर के ऊपर रखते हो। दिस इज़ द फॉर्मूला। तो दिस इज़ हाउ 1 होल अपॉन 4, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर हो जाता है।